दोस्तों सोना, गोल्ड इन इंडिया। दोस्तों सोने की एक अपनी ही पहचान है इंडिया में। अगर हम ट्रेडिशंस की बात करें तो बहुत सारे फेस्टिवल्स में सोने की अपनी ही महत्वाकांक्षा है। चाहे वो दिवाली हो, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है इंडिया में, चाहे वो साउथ में सेलिब्रेट किया जाने वाला अक्षय तृतीया हो, पोंगल हो, ओनम हो, उकड़ी हो जो ईस्ट में सेलिब्रेट की जाती है, या फिर दुर्गा पूजा हो वेस्ट बंगाल में, या फिर गुड़ी पाड़वा हो नॉर्थ में, या बैसाखी या करवा चौथ। सारे इम्पॉर्टेंट फेस्टिव सीजन्स में गोल्ड की अपनी ही एक अलग महत्वाकांक्षा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से कारण हैं जिससे हमें गोल्ड पे निवेश करना चाहिए। इसके अलावा हम देखेंगे कि निवेश करना है तो व्हाट आर दी ऑप्शंस अवेलेबल टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। साथ ही साथ हम जानेंगे फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शंस ऑफ गोल्ड, and thereafter we will find out some of the investment strategies through which we can invest rightly in gold। तो जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है सी रूपक मिगलानी। मेरा नाम है रूपक मिगलानी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सी रूपक मिगलानी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही कॉमर्स और फाइनेंस से संबंधित वीडियोस लेके आप सभी के समक्ष आते रहता हूं। शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, गोल्ड, जैसा कि हमने देखा कि गोल्ड इंडिया का एक सबसे बड़ा मार्केट है। अगर हम कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इंडिया हैज़ इंपोर्टेड अराउंड 121 टन्स ऑफ गोल्ड इन अगस्त 2021, जो कि 63 टन्स था अगस्त 2020 में। तो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है ये वॉल्यूम। चलिए दोस्तों बात करते हैं वो कुछ कारण, वो कुछ रीजंस जिसकी वजह से गोल्ड में निवेश करना चाहिए, या आम भाषा में जो लोग निवेश करते हैं तो वो कौन से कारण हैं जिसे ये लोग कंसिडर करते हैं और गोल्ड पे निवेश सही माना जाता है। पहला कारण इन्फ्लेशन हेज। दोस्तों ये समझने से पहले ये देखते हैं कि हैजिंग क्या होती है। हैजिंग वो रणनीति होती है, वो स्ट्रेटेजी होती है जिससे आप अपने रिस्क को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। दिस इज हैजिंग। दिस इज वन थिंग विच इज यूज्ड फॉर मिटिगेटिंग द रिस्क इन इन्वेस्टमेंट्स। अब गोल्ड को इन्फ्लेशन हेज के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इन्फ्लेशन से माना क्या होता है? कोई चीज़ अगर आपको 100 रुपये में मिल रही है तो ज़रूरी नहीं है कि एक साल बाद वही चीज़ आपको वही प्राइस में उपलब्ध होगी। हो सकता है कि 120 में उपलब्ध हो सकता है 110 में उपलब्ध हो। तो यहाँ पे गोल्ड एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। अगर आपकी करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, यानी कि परचेजिंग पावर रिड्यूस हो रही है, तो वो वैल्यू जो रिड्यूस हो रही है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गोल्ड एक अच्छा निवेश माना जाता है। And that is why it has been said here कि it is used for inflation hedging। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है स्टोर ऑफ वैल्यू। सदियों से गोल्ड को एक अच्छा स्टोर ऑफ वैल्यू माना गया है, क्योंकि वही बात है, अगर आपकी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई तो गोल्ड जो है वो आपके स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह काम करेगा, और उस समय आप अपने करंट मार्केट प्राइस में सोने को बेच के उतनी करेंसी ले पाएंगे जो उस समय चल रही होगी। तो ये एक अच्छा स्टोर ऑफ वैल्यू भी सदियों से माना गया है। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी। आप जब चाहे तब सोने को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपना सोना जो भी आपने निवेश किया है उसे आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसे कोई भी इमरजेंसी फंड में प्रयोग में ला सकते हैं जब कभी भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो। और जहाँ तक सोने में निवेश करने का सवाल होता है, इसमें कोई स्पेशल नॉलेज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे कि शेयर मार्केट में पड़ती है। शेयर मार्केट में कौन से स्टॉक को पिक करना है उससे पहले हम बहुत सारे फंडामेंटल एनालिसिस, आशा करता हूँ आप सभी फंडामेंटल एनालिसिस पे ध्यान देते होंगे। डिविडेंड रेशियोज, डिविडेंड यील्ड कंपनी कौन सी है, व्हाट आर डिविडेंड पे आउट्स एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स, राइट।
ट्रेंड एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस, बहुत सारी ढेर सारी बातें। लेकिन गोल्ड के समय ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है, इतना ज़्यादा नॉलेज हमें नहीं लगता है गोल्ड में निवेश करने से पहले। आगे बात करेंगे कि गोल्ड का डायरेक्ट संबंध कहाँ होता है और किसके ऊपर निर्धारित होते हैं गोल्ड के फ्लक्चुएशंस, प्राइस के फ्लक्चुएशंस। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। ऐसा कहा जाता है कि हमें हमारे सारे एग एक ही बास्केट में नहीं डालना चाहिए, उन्हें अलग अलग बास्केट में सेपरेट करना चाहिए। इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट्स में होता है। आप जब अपना अपना एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें अपना हार्ड अर्न मनी, अपना कमाया हुआ पैसा कुछ शेयर्स में डालते हैं, कुछ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में डालते हैं, कुछ गोल्ड में डालते हैं, या और कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आप पैसा डालते हैं। इससे क्या होता है? इससे आपका रिस्क रिड्यूस होता है। ऐसे ही गोल्ड भी एक डाइवर्सिफिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, अक्सर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को, बेहतर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बनाने के लिए। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से लोग गोल्ड में निवेश करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। फ्रेंड्स नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। दुनिया में कोई भी अनसर्टेनिटी आ जाए, चाहे वो 2008 का क्राइसिस हो, चाहे 2015 का, या ज़्यादा दूर नहीं जाते, रिसेंटली देख लीजिए पैंडेमिक, गोल्ड की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। या फिर पैंडेमिक की अगर हम बात करें तो पैंडेमिक के दरमियान गोल्ड के प्राइसेस अराउंड 55,000 एंड अबव थे। तो अनसर्टेनिटी के समय भी ये हमें अच्छी लिक्विडिटी प्रदान कर सकता है, ये हमें एक अच्छी वैल्यू प्रदान कर सकता है। तो ये भी एक कारण है जहां पे लोग निवेश करते हैं गोल्ड पे। यस, तो दोस्तों आइए अब एक एक करके समझते हैं कि क्या क्या गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हमको अवेलेबल है अगर हम गोल्ड पे निवेश करना चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि गोल्ड पे अगर निवेश करना है तो उसकी यूटिलिटी क्या है किसी इंडिविजुअल के लिए। किसी भी इंडिविजुअल के लिए गोल्ड को लेकर दो यूज़ केस हो सकते हैं। एक तो कंजम्पशन, यानी कि आपको सोने की चैन लेना है, वो पहनना है, अंगूठी पहनना है, या फिर किसी के घर में शादी ब्याह है और उसके चलते आप गोल्ड पे निवेश कर रहे हैं, आप गोल्ड पे पैसा लगा रहे हैं और उससे अपने जेवर यानी कि ज्वेलरी खरीद रहे हैं। तो ये एक गोल्ड खरीदने का मकसद हो सकता है। दूसरा मकसद सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि उससे आपको रिटर्न कमाना होता है। दोस्तों पहला है गोल्ड सेविंग स्कीम। दोस्तों जब भी आप मान के चलिए कि आपके घर में कोई शादी होने वाली है भविष्य में और उसको लेकर आपको गोल्ड खरीदना है भविष्य की डेट में, तो आप अभी से पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आप एक ज्वेलर के पास गए, वहां पे जाके आपने बोला कि मैं आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा दूंगा। तो ये एक स्कीम बना दी गई ज्वेलर्स द्वारा, जहां पे कहा गया कि आप इंस्टॉलमेंट में पैसा लगाते जाइए। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि 12 इंस्टॉलमेंट की आपकी बात की गई कि आप 12 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 10,000 के अमाउंट से, यानी कि 1,20,000 हो जाएगा 12वें इंस्टॉलमेंट में, और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी उस समय आपका पैसा रिडीम कर दिया जाएगा उसे गोल्ड खरीदने में। तो ये एक ज्वेलरी की स्कीम होती है जो ज्वेलर्स जनरली प्रोवाइड करते हैं। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा यह है कि रिडेम्पशन के समय आपको वो ज्वेलर आपको कुछ डिस्काउंट दे देगा। लेकिन अगर हम सिर्फ पैसा निवेश करते जाएंगे इंस्टॉलमेंट के तौर पर, अगर हम सिर्फ पैसा डालते जाएंगे इंस्टॉलमेंट के तौर पर, तो इससे जो गोल्ड के प्राइस में फ्लक्चुएशन होते हैं उस पे हमारी कंट्रोलिंग नहीं रहेगी। तो एक और तरीका जो गोल्ड की इंस्टॉलमेंट, ये जो गोल्ड सेविंग स्कीम है, ये निर्धारित होती है, एक और तरीके से निर्धारित होती है, यानी कि आप डायरेक्ट ग्राम के बेसिस पे, पर ग्राम बेसिस पे आप गोल्ड पे पैसा इंस्टॉलमेंट के तौर पे लगाते जाते हैं। यानी कि आज की डेट पर जो गोल्ड का प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस के आधार पर आज आप 1 ग्राम का पैसा देंगे, फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो भी प्रिवेलिंग प्राइस रेट होगा उस पे आप पर ग्राम बेसिस पे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि गोल्ड के प्राइस फ्लक्चुएशन का रिस्क एलिमिनेट हो जाता है। तो ये भी एक जरिया है।
और वापस से इससे होने वाले फायदे जो है वो यही है कि आपको एट द एंड रिडेम्पशन के समय आपको डिस्काउंट मिल जाता है। यस, लेकिन अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल कर लेते हैं तो उससे आपको क्या नुकसान होते हैं? उससे आपको नुकसान ये होगा कि जो आपको डिस्काउंट दिया जाने वाला था वो डिस्काउंट या तो कम हो जाएगा या तो समाप्त हो जाएगा। कुछ इस प्रकार की टर्म्स और कंडीशंस के साथ गोल्ड सेविंग स्कीम्स लाई जाती है। तो ये भी एक ऑप्शन आपका है। अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं और आपको डर है कि इसका प्राइस ऊपर चला जाएगा आगे चल के और मुझे तो लेना ही है, तो आप इसके और एक झलक देख सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड। दोस्तों, जब भी आप फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो उसमें दो समस्या हमेशा आती है। पहली चीज तो स्टोरेज कॉस्ट और उसके साथ ही साथ स्टोरेज का एक रिस्क वो भी इन्वॉल्व रहता है। और दूसरी चीज ये होती है कि मान के चलिए अगर आप फिजिकल गोल्ड में निवेश करना चाह रहे हैं तो आप उससे बुलियन या कॉइन या बिस्किट ऐसा कुछ खरीद सकते हैं जो कि हैवी वेट्स में आते हैं, राइट, अराउंड 1 kg आते हैं। लेकिन आपको ज्वेलरी लेनी है तो आपको उस समय ज्वेलरी बनवानी पड़ेगी जो भी आप चाहते हैं बनाना, तो उस समय मेकिंग चार्जेस, डिजाइनिंग चार्जेस, ये भी एक फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है और आपको उसकी आवश्यकता है भविष्य में। तो आप भविष्य में जब इसे बनाने जाएंगे, रीमेक करवाने जाएंगे, तो इसकी रीमेकिंग चार्जेस वापस से आपको लग जाएगी। तो ऐसे में अभी जो ट्रेंड देखा जा रहा है वो देखा जा रहा है डिजिटल गोल्ड का। काफ़ी सारी फिनटेक कंपनीज है जिसके माध्यम से आप डिजिटल गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। ये चाहे तो आप 10 रुपये का भी निवेश कर सकते हैं, चाहे तो आप मैक्सिमम कितना भी निवेश कर सकते हैं। दिस इज व्हाट डिजिटल गोल्ड। और ये डिजिटल गोल्ड को स्टोर किया जाता है मैक्सिमम 5 से 7 साल के दरमियान, यानी कि 5 या 7 साल खत्म होने के बाद या तो आपको इस गोल्ड को बेच देना होगा या तो आप फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, आप डिजिटल गोल्ड की फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हैं, लेकिन उस केस में आपके पास मिनिमम आधा ग्राम या 1 ग्राम के बराबर डिलीवरी लेने लायक सोना होना चाहिए। और इंडिया में ये जो ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टिंग इन डिजिटल गोल्ड होता है ये ऑफर किया जाता है इन कोलैबोरेशन विथ गोल्ड स्टोरेज कंपनीज लाइक ऑगमेंट, एमएमटीसी पैम्प और सेफ गोल्ड। तो ये भी एक निवेश का ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड। अब बात आती है इसमें आपको निवेश कैसे करना है। बहुत सिंपल होता है, आप कोई भी, यानी कि आजकल फिनटेक, बहुत सारे फिनटेक है, फिनटेक जीपे है, पेटीएम है, अमेजॉन है, HDFC सिक्योरिटीज़ है, आप इन सब के माध्यम से आप गोल्ड ले सकते हैं। सिंपल, आप अपने ऐप में लॉग इन करिए, वहाँ पे अपना प्राइस या वेट डालिए और वहाँ से सिंपल आप अपनी एक परचेजिंग डिजिटल गोल्ड की ले सकते हैं। कुछ फिनटेक आपसे KYC मांगते हैं, यानी कि कुछ फिनटेक तो ऐसे होते हैं जो आपको 50,000 तक के गोल्ड परचेज के लिए कोई भी KYC नहीं मांगते और उससे ऊपर आपकी KYC प्रोसेस मांगते हैं। और कुछ फिनटेक ऐसे हैं जहां पे आप 1 रुपये या 10 रुपये का भी डिजिटल गोल्ड लेते हैं तो भी आपको KYC मैंडेटरी होती है। तो कुछ इस प्रकार डिजिटल गोल्ड में आप निवेश कर सकते हैं। यस, जैसा कि मैंने बात किया कि फिजिकल डिलीवरी भी आप गोल्ड की ले सकते हैं, लेकिन फिजिकल डिलीवरी के समय आपके पास कम से कम आधा ग्राम या 1 ग्राम का गोल्ड लेने लायक होना चाहिए। यस दोस्तों, अब बात करते हैं पेपर गोल्ड की, यानी कि अब बात करते हैं कुछ निवेश के ऑप्शंस, मतलब एक्चुअल में जब हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात कर रहे हैं वो अब कर रहे हैं, क्योंकि डिजिटल गोल्ड और जो हमने पीछे फिजिकल गोल्ड के बारे में, गोल्ड सेविंग स्कीम के बारे में बात की, ये तो कंजम्पशन के हिसाब से हो गया। अगर आपको भविष्य में गोल्ड की ज़रूरत है तो निवेश के तौर पर भी देखा जाता है, लेकिन जनरली इसका प्रयोग कंजम्पशन अगर आपको करना है भविष्य में तो इसका प्रयोग किया जा सकता है, जो हमने पीछे देखा। लेकिन निवेश के अनुसार अगर बात किया जाए तो गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स, ये ऑप्शंस होते हैं, इनकी चर्चा एक एक करके करते हैं। दोस्तों, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड समझने से पहले ETF क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं, शेयर्स के माध्यम से बात करते हैं। मान के चलिए आपको किसी शेयर्स में निवेश करना है तो आप कैसे निवेश करते हैं, आपके पास डीमैट अकाउंट होता है,
आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को पिक करते हैं, उसमें पैसा लगा देते हैं, ऐसे आप किसी इंडिविजुअल शेयर पे निवेश करते हैं। मान के चलिए आप शेयर पे नहीं, आप इंडाइसेस पे निवेश करना चाहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सेक्टोरियल बेस्ड इंडाइसेस भी होते हैं, बैंक निफ्टी, फार्मा के इंडाइसेस, ये सब क्या है, सेक्टोरियल बेस्ड इंडाइसेस है। ठीक है, मार्केट कैप बेस्ड इंडाइसेस भी होते हैं। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर शेयर पे नहीं, वो ओवरऑल इंडस्ट्री में पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप ETF में निवेश करते हैं। इसे ही बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ऐसे ही आप गोल्ड इंडाइसेस में पैसा लगाते हैं, और ये गोल्ड इंडाइसेस में पैसा लगा के आप गोल्ड के जो प्रिवेलिंग मार्केट रेट है, उस आधार पर आपका ये जो निवेश है फ्लक्चुएट होते रहता है। यस, इसी को बोलते हैं गोल्ड ETF। और ये NSE BSE पे ट्रेड होते रहता है। आपको इसके लिए डीमेट अकाउंट होना ज़रूरी होता है, अनिवार्य होता है। आप उसके माध्यम से यहाँ पे गोल्ड ETF पे पैसा लगा सकते हैं। यस, हाउ टू इन्वेस्ट इन गोल्ड ETF? एज सिंपल एज like you invest in shares through your demat account. In the similar way, you have to invest in gold ETF, right? You need to have your own account, you need to log into your own account. Now you have to browse the n number of options available for gold ETF. जितने भी options आपको available है, आप उसे browse कीजिए, आप अपना order place कीजिए, और ऐसे ही आपका वो डीमेट फॉर्म में गोल्ड ETF आ जाता है। और आपको इसके बदले यूनिट्स मिलती है। जैसे आपको इंडाइसेस में आप लगाते हैं तो आपको क्या मिलता है, या आप शेयर्स में पैसा लगाते हैं तो आपको पर शेयर मिलता है। गोल्ड ETF में आपको यूनिट्स मिलती है। ये भी एक तरीका है गोल्ड में निवेश करने का। दोस्तों, ये सारे ऑप्शंस देखने के बाद हम आखिरी में ये देखेंगे कि क्या बेहतर होता है। यस, कुछ इंडिया में गोल्ड ETF वाले स्कीम्स जो अवेलेबल है, वो ये कुछ इस प्रकार है, जो मैंने आपको थोड़े बहुत गोल्ड ETF आपके सामने लाने की कोशिश किया है। बिरला सन लाइफ, ठीक है, SBI, IDBI, ICI Prudential, HDFC, these all are the options available to you as far as the gold ETF is concerned. Now friends, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? गोल्ड म्यूचुअल फंड समझने से पहले म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, और वो भी समझने से पहले फंड्स क्या होते हैं। दोस्तों, फंड्स मीन्स पुलिंग ऑफ रिसोर्सेस। मतलब आप जनरली पब्लिक से पैसा एट लार्ज बुलवा रहे हैं, और वो पब्लिक से पैसा बुलवा के आप कहीं पे उसे निवेश कर रहे हैं। तो ये कौन करता है? ये म्यूचुअल फंड कंपनीज करती है। इसे ही म्यूचुअल फंड ऑप्शन कहते हैं। जैसे ये शेयर के केस में लागू होता है, ऐसे ये गोल्ड के केस में भी लागू होता है, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। सो गोल्ड म्यूचुअल फंड कंपनीज भी होती है जो आप लोग से पैसा बुला के गोल्ड के निवेश करती है। जैसे कि फिजिकल गोल्ड हो गया, गोल्ड माइनिंग कंपनीज हो गई, और थोड़ा बहुत पैसा डेब्ट सिक्योरिटीज में भी ये लोग निवेश करते हैं ताकि एक लिक्विडिटी बनी रहे। तो ये से बोलते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। यस दोस्तों, एक जो इंपॉर्टेंट बात गोल्ड म्यूचुअल फंड की ये है कि जो परफॉर्मेंस ऑफ फंड्स है वो डिपेंड करता है गोल्ड के प्राइसेस के ऊपर जो कंट्री में चल रहे हैं। तो ये बताना इसलिए आवश्यक था क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू रिस्क। प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, राइट। दोस्तों, अब बात आती है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की। दोस्तों, ये गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज होती है जो कि RBI द्वारा इशू की जाती है। इसमें एक पर्टिकुलर लॉक इन पीरियड आता है, यानी कि 5 साल का। ये सीरीज वाइज आपको गवर्नमेंट इशू करती है, और ये एक बेहतरीन गोल्ड निवेश माना जा सकता है। ऐसा क्यों, वो हम समझेंगे। सो बॉन्ड्स आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड्स। Alright, investors have to pay the issue price in cash and the bonds will be redeemed in cash on maturity. Yes, एक मैच्योरिटी आने के बाद ये आपको रिडीम कर दिया जाता है। करंट प्राइस जो चल रहा होता है उस समय, उस प्राइस में आपको रिडीम कर दिया जाता है। तो आप इस पर एक लमसम अमाउंट लगाते हैं, लमसम अमाउंट लगाने के बाद आप जो मैच्योरिटी आती है उस समय से रिडीम कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या इन दरमियान जो आपने पैसा, मान के चलिए ईयर 1 में आपने 1 लाख रुपए लगाया, ईयर 5 तक, यानी कि 5 साल तक आपने, आगे वाले 5 साल तक उसे पैसा लगा के छोड़ दिया, तो क्या इसके दरमियान आपको कुछ रिटर्न मिलेगा? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के केस में हाँ,
आपको इसमें इंटरेस्ट रेट, सिंपल इंटरेस्ट रेट पर एनम यानी कि 2.5% के अराउंड होता है, वो आपको मिलता है। तो आप देखिए ये भी एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन ऑप्शन है गोल्ड में निवेश करने से, गोल्ड में निवेश करने के लिए। तो क्या इसमें एक सिप आता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यहां पे आता है? आंसर इज नो। लेकिन क्या म्यूचुअल फंड में अवेलेबल है सिप? यस, म्यूचुअल फंड में अवेलेबल है सिप, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से आप वहां पे गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। यस तो दोस्तों, इन्वेस्टिंग इन गोल्ड बॉन्ड ये अपने एक रूल्स के साथ आता है। यहाँ पे कौन कौन से पर्सन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि रेजिडेंट इन इंडिया है वो ही इसमें निवेश कर सकते हैं। ऑलराइट, और एलिजिबल इन्वेस्टर्स जो होते हैं निर्धारित किए हुए, वो होते हैं इंडिविजुअल्स, HUF, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। ऑलराइट, individual investor with subsequent change in residential status from resident to non-resident may continue to hold SGB till early redemption of maturity। यानी कि आपका जो स्टेटस है, रेजिडेंशियल स्टेटस, आज रेसिडेंट था, कल नॉन रेसिडेंट हो गया, तो उस केस में क्या आप वो वाला गोल्ड, सेवरन गोल्ड बॉन्ड होल्ड कर सकते हैं? आंसर है हाँ, उसकी मैच्योरिटी तक आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन क्या आप नॉन रेजिडेंट होने के बाद नया सेवरन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं? आंसर इज नो, as per the given guidelines of the government and as per the given compliances given under the specified act। yes, अब इसके लिए क्या प्रोसेस रहता है? आपको अपने पैन नंबर के साथ इस पे एप्लीकेशन अप्लाई करना होता है। दिस विल बी प्रोवाइडेड बाय द इशूइंग बैंक्स। बैंक्स भी आपको ये ऑप्शन देते हैं इस पर निवेश करने के लिए। SHCIL से द्वारा भी, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड से भी आपको यहाँ निवेश करने का ऑप्शन मिलता है। पोस्ट ऑफिस या एजेंट के माध्यम से भी आपको एक ऑप्शन मिलता है, या तो फिर आप डायरेक्टली RBI के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म और भर के ऑनलाइन एप्लीकेशन ही फाइल कर सकते हैं। तो ये निवेश करने का तरीका होता है। यस, ऑलराइट, तो फ्रेंड्स आइए अब थोड़ी चर्चा करते हैं गोल्ड के प्राइसेस की। 2021 में गोल्ड के प्राइसेस क्या रहे? देखिए, जनवरी से अगस्त के बीच में, और वो भी 1 जनवरी और 31 जनवरी, या फिर महीने की पहली तारीख और महीने की आखिरी तारीख, गोल्ड्स की क्या प्राइस रहे हैं। जनवरी की हम बात करें तो गोल्ड अच्छा खासा 53,310 पे था, और उसी दौरान वहाँ पे गोल्ड जो गिरते गया गिरते गया गिरते गया गिरते गया गिरते गया, तो आप देखिए इसके प्राइस ऊपर से जनवरी से थोड़े डाउन आते गए, बीच में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस देखने को मिला लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, और ये प्राइस गिरते ही गए। ठीक है, और कुछ हाईएस्ट और लोएस्ट कुछ इस प्रकार से गोल्ड के प्राइस ने बनाया दोस्तों। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि यहाँ पे प्राइसेस क्यों गिरे और क्यों उठे, थोड़े बहुत जो उठे वो क्यों उठे। दोस्तों, गोल्ड पे निवेश जो होता है, गोल्ड पे निवेश जो होता है वो एक सेफ हेवन माना जाता है, इन्वेस्टमेंट इन सेफ हेवन। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि इट्स अ गुड स्टोर ऑफ वैल्यू, along with that it fights against the inflation hedging and it also fight against the hedging against any economic crisis। यानी कि अगर आप नोटिस करेंगे कि जब भी इकोनॉमी गिर रही है तो लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के लगा रहे हैं गोल्ड में, क्योंकि उनको उस समय भरोसा है गोल्ड के निवेश पे। और जब भी इकोनॉमी बढ़ रही है तो लोग स्टॉक मार्केट से पैसा, तो लोग गोल्ड से पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट में लगा रहे। तो इसका डायरेक्ट लिंक हमारी इकोनॉमी से होता है कि हमारी इकोनॉमी एक्चुअल में कर क्या रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है तो गोल्ड के प्राइसेस या तो स्टेबल होंगे या तो कम होंगे, और इकोनॉमी अच्छी नहीं कर रही है तो लोग उस तरफ गोल्ड पे निवेश करने के लिए भागेंगे। तो इसका डायरेक्ट लिंकेज इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ होता है। और अगर हम प्रेडिक्शंस की बात करें गोल्ड के प्राइसेस क्या हो सकते हैं, तो थर्ड वेव जो पेंडेमिक कोविड-19 की थर्ड वेव जो आशाएं लगाई जा रही है, एक्सपेक्टेड जो है, अगर थर्ड वेव आती है तो गोल्ड का प्राइस अच्छा खासा उछाल देखे जाने की उम्मीद है। राइट, तो ये एक प्रेडिक्शन हम लगा सकते हैं। बट स्टिल गोल्ड एक सेफ हेवन माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वॉलेटाइल नहीं है, ये भी एक वॉलेटाइल मार्केट है, यहाँ पे भी फ्लक्चुएशंस होते हैं।
But as far as a normal or general prediction is concerned, yes, we can expect this, that in the third wave, the gold price may go up. As simple as that. Yes. आइए दोस्तों, अब बात करते हैं जो भी हमने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस की बात किए हैं, उसमें से सबसे अच्छा क्या हो सकता है? फिजिकल गोल्ड लेना, या डिजिटल गोल्ड लेना, या गोल्ड ईटीएफ, या गोल्ड म्यूचुअल फंड, या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड? दोस्तों, अगर आप फिजिकल या डिजिटल गोल्ड लेते तो जीएसटी इस पे लागू हो जाता है, जो कि करीब करीब 3% के रेट पे लगता है। और डिजिटल गोल्ड की अगर आप बात करें तो ये फिनटेक कंपनी आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस भी लागू करती है। ठीक है। गोल्ड ईटीएफ की बात करें, या गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की बात करें दोस्तों, तो चूंकि ये फंड्स है, ये एक प्रकार की पुलिंग ऑफ रिसोर्सेज है, और उस बेसिस पे आपके पैसे लगाए जा रहे हैं, या तो इंडाइसिस में, या तो म्यूचुअल फंड कंपनीज आपके फंड्स को मैनेज कर रही है। तो कोई ना कोई मैनेज कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें एक्सपेंस रेशियो लगते हैं, यानी कि इन सबको मैनेज या एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए ये एक्सपेंस रेशियो आपको लगाए जाते हैं, ये एक्सपेंसेस आपको लगते हैं। और दोस्तों, एग्जिट लोड, यानी कि गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप निर्धारित समय सीमा से पहले अगर बाहर निकलते हैं तो आपको कुछ पैसे लगाए जाएंगे, कुछ चार्ज किया जाएगा, और वो भी पैसा आप पे लगता है, वो भी एक कॉस्ट की तरह देखा जा सकता है। अगर मान के चलिए कि लिक्विडिटी आपको मेंटेन करनी थी, कोई इमरजेंसी आ गई और इमरजेंसी के चलते आपको वहाँ से विड्रॉ करना पड़ा, गोल्ड में पैसा जो आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया तो उससे विड्रॉ करना पड़ा, तो उस समय आपको पेनाल्टी या कुछ कॉस्ट लग सकती है, उसे हम एग्जिट लोड कहते हैं। तो ये भी एक कॉस्ट की तरह देखा जाता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, दोस्तों सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करें तो ना ही यहां पे जीएसटी है, ना ही यहां पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ना ही यहां पे एक्सपेंस रेशियो है, ना ही यहां पे एग्जिट लोड है, और ना ही यहां पे कोई ब्रोकरेज है। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में कंपैरेटिवली कोई भी कॉस्ट हमको नहीं लग रहा है। ऊपर से दोस्तों, जो इंटरेस्ट हमको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि और कहीं पे निवेश करने से नहीं मिलेगा, गोल्ड में निवेश करने से नहीं मिलेगा, वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे ही मिलेगा, 2.5% के अराउंड पर ईयर के बेसिस पे। लेकिन लॉक इन पीरियड अराउंड 5 साल का आता है, तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों, अगर आप गोल्ड पे निवेश करना चाह रहे हैं, चाहे आपका कोई भी पर्पस है, एक बेटर लिक्विडिटी मेंटेन करना, या फिर एक स्टोर ऑफ वैल्यू मेंटेन करना, टू फाइट अगेंस्ट, टू प्रोटेक्ट द इन्फ्लेशन एंड टू हेजिंग आपका है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आपका एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। और 5 साल के पीरियड का लॉक इन आने के बावजूद भी अगर मैं इसे बोल रहा हूँ कि लिक्विडिटी इसमें मेंटेन होती है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि 5 साल के पहले भी आप इसे बेच सकते हैं एक्सचेंज में जाके, तो ये एक ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन उसमें थोड़े टैक्स के कंप्लायंसेस अलग हो जाते हैं। 5 साल के बाद अगर आप इसे सेल करते हैं तो कैपिटल गेन की इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में, लेकिन उससे पहले बेचते हैं तो कैपिटल गेन इस पे लागू किया जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स और हैं। तो दोस्तों, मैंने इफेक्टिव रिटर्न्स निकालने की कोशिश की। एक 40% का रिटर्न 5 साल के लिए एक मैंने स्टैंडर्ड बना दिया गया। 8% का रिटर्न मोटा मोटी साल के दौरान हमें मिलता है, एक साल में मिलता है अगर गोल्ड से, तो 8 5 40% का एक स्टैंडर्ड रिटर्न मैंने बना दिया। और उस आधार पर जो मेरे इफेक्टिव रिटर्न्स निकल के आ रहे हैं, फिजिकल गोल्ड में 37%, डिजिटल गोल्ड में 35%, चूंकि वहां पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी है। गोल्ड ईटीएफ में अराउंड 35% मोटा मोटी। और सबसे बेहतरीन जो इफेक्टिव रिटर्न निकल के आ रहा है वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में, यानी कि 40% प्लस 2.5 इंटू 5 दैट इज 12.5, इन ऑल 52.5% का रिटर्न हमें ओवरऑल मिल सकता है। तो कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो दोस्तों, ये हुई आज की चर्चा जहां पे हमने बात किया गोल्ड के बारे में। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक कर दीजिए। और मैं देखता हूँ कि आप लोग देखते हैं वीडियो को, एंजॉय करते हैं, समझते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए